हेलो स्टूडेंट्स। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आज हम शुरू करेंगे। कल थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको बताया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। मैंने आपको बताया था समटाइम क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर अपने साथ प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लेता है कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, और मेनली ये प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं। अब गवर्नमेंट को लगता है कि उसके पास थोड़ी फंड्स की कमी है और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में उतना साउंड नहीं है, तो फॉर दैट से गवर्नमेंट क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं और मिल के एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और इसको हम क्या बोल देते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी इसमें क्या हो रहा है सर, ये पार्टनरशिप किसके बीच में हो रही है, पब्लिक सेक्टर के बीच में और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर में हमारे सारे इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। और ये काम करते क्यों है, क्योंकि सरकार के पास फंड्स की शॉर्टेज होती है, गवर्नमेंट अकेले इसको कंप्लीट नहीं कर सकती है, और सेकंड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी चाहिए होती है, तो इसलिए ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाती है। अब इसमें आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, अब ये क्या है सर, इसमें आपने जो प्राइवेट सेक्टर ने क्या करता है, नॉर्मली कंट्रीब्यूट करता है मनी, टेक्निकल नॉलेज एंड मैनेजरियल एक्सपीरियंस। तो गवर्नमेंट क्यों जाती है प्राइवेट सेक्टर के पास, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या देने वाला है आपको, मनी, टेक्निकल नॉलेज एज वेल एज देयर मैनेजरियल एक्सपीरियंस। तो इसीलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाती है। सरकार को लगता है बहुत बड़े डैम्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स बनानी है, सरकार के पास उतने फंड्स नहीं होती, तो सरकार क्या करती है, सरकार प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करती है कि आप आए हमारे साथ पार्टनरशिप करें, ताकि हम उस जो प्रोजेक्ट है उसको खत्म कर सके। और मेनली ये प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग के लिए होते हैं प्रोजेक्ट, जैसे कि ट्रांसपोर्ट रोड्स वगैरह बनानी है, रेलवे टोल ब्रिजेस वगैरह बनाने हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, इनमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर लेती है प्राइवेट सेक्टर को, और फिर प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि बड़ा अच्छा एग्जांपल भी है हमारे पास, कुंडली मानेसर एक्सप्रेस लिमिटेड। अब ये जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया, किसने मिलकर बनाया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने। 135 किलोमीटर का ये हमारा हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, जहां पर गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया, रोड्स, और बाकी जो सर्विस किसने बनाई, प्राइवेट सेक्टर ने। तो क्या है ये, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी, हम फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फीचर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सबसे पहले माय डियर, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं। माइंड वन थिंग, प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं इनवाइट करेगा गवर्नमेंट को, आओ और हमारे साथ इन्वेस्ट करो। किसने इनवाइट किया है, गवर्नमेंट सेक्टर ने इनवाइट करता है प्राइवेट सेक्टर को। यानी इसमें जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, दैट इज बेसिकली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। जैसे कि रोड्स बनानी है, ब्रिजेस बनानी है, और आपको उनकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी होती है, कई बार उतनी एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं होती, उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करती है। तो माइंड वन थिंग, इसमें जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो कौन से हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। प्राइवेट प्रोजेक्ट यहां पर नहीं आएगा, और प्रोजेक्ट्स का मेन मकसद क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर। अब आगे चलते हैं, सेकंड वन, ऑपरेट ओनली फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है ओनली फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, आपकी पार्टनरशिप खत्म। मान लीजिए आपने क्या किया, एक डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है, पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, और जैसे ही वो ब्रिज बन गया, डैम बन गया, रोड बन गई, आपकी पार्टनरशिप खत्म। इट इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, ऐसा नहीं होता इट इज अनलिमिटेड पार्टनरशिप कि जब मर्जी तक चलता रहे, नहीं। Risk sharing. So risk is project also shared between the government and the private parties. Definitely, जब आप पार्टनर बन गए हैं तो रिस्क भी दोनों इकट्ठे शेयर करेंगे, पब्लिक सेक्टर भी शेयर करेगा और प्राइवेट सेक्टर भी शेयर करेगा। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास, बैक में क्यों चला गया, या एंश्योर इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सर इस मॉडल के अंदर हमारी जो दोनों जो पार्टीज हैं अपना अच्छे से इन्वेस्ट कर रही हैं, अपना
अपने एक्सपर्टाइज प्रोवाइड कर रही हैं, टेक्निकल नॉलेज आ रही है, और इसका मेन मकसद ये होता है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं बड़े अच्छे तरीके से यूज किए जाए। फिर गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व करती है प्राइवेट सेक्टर को? फिर वो अच्छी लेटेस्ट टेक्निक लेके आए ताकि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना जाए, मैनेजेरियल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करें ताकि उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। और हमारा मकसद होता है 3 E's को अचीव करना। 3 E's का मतलब क्या है? इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। भाई ज्यादा खर्चा भी नहीं होना चाहिए, टाइम पे काम कंप्लीट भी होना चाहिए, और मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए। तो ये हमारा टारगेट होता है कि हमें इकोनॉमी भी चाहिए, इफेक्टिवनेस भी चाहिए और एफिशिएंसी भी चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम का टाइम पे कंप्लीट होना। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में होना। बात समझ आ रही है? मैंने बोला है कि ये जो रोड है ये 3 महीने में बननी चाहिए, और आपने 3 महीने में कंप्लीट की, यू आर इफेक्टिव। और मैंने कहा कम से कम कॉस्ट में होनी चाहिए, और आपने किया, तो यू आर ऑल्सो एफिशिएंट। तो हमारा टारगेट होता है हम इकोनॉमी भी अचीव करें, इफेक्टिवनेस भी अचीव करें और एफिशिएंसी भी अचीव करें, और मकसद यही होता है, दोनों इसीलिए मिलते हैं। देन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की है। ठीक है, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, प्राइवेट सेक्टर मिलके काम कर रहा है, डैम बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं। अगर कल कोई ब्रिज गिर गया, कोई बिल्डिंग बनाई गवर्नमेंट ने, वो बिल्डिंग गिर गई, हु इज अकाउंटेबल? गवर्नमेंट। पब्लिक के लिए जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसकी है? गवर्नमेंट की है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर कोई नहीं पूछेगा आपने कौन सी कंपनी को ऑर्डर दिया, क्या दिया, व्हाटएवर। मेन थिंग इज दैट गवर्नमेंट ने ढंग से काम नहीं किया। तो माइंड वन थिंग, यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेट वो किसके साथ है? गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, नो डाउट प्राइवेट सेक्टर अपनी एक्सपर्टाइज दे रहा है, फंड्स दे रहा है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं है। मेन अकाउंटेबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। फिर आगे चलते हैं सर। अब पार्टनर्स इन पीपीपी, सर पब्लिक पार्टनर इसमें कौन हो सकते हैं? भाई गवर्नमेंट में से कोई भी मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, म्युनिसिपैलिटीज, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, ये कोई भी इनमें से पब्लिक की तरफ से पार्टनर हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कौन हो सकता है? प्राइवेट सेक्टर की तरफ से लोकल, फॉरेन, कोई बिजनेसमैन, कोई इन्वेस्टर विद टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज जो इस प्रोडक्ट के लिए रेलेवेंट हो, वो इसका पार्टनर हो सकता है। मतलब फॉरेनर भी हो सकता है पार्टनर, इंडियन भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टर भी हो सकता है, जिसको उस प्रोजेक्ट के बारे में टेक्निकल नॉलेज हो और उसके पास फंड्स भी हो, तो दे कैन कम एंड बिकम द पार्टनर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इवन एनजीओ जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसका पार्टनर बन सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी इसका पार्टनर बन सकते हैं। अब आगे चलते हैं सर। पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड पब्लिक वेलफेयर। अब माइंड वन थिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सुटेबल किसके लिए है? जो हमारे हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एंड इट इज यूज्ड इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टारगेटेड एट पब्लिक वेलफेयर। भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेनली उन प्रोजेक्ट्स के अंदर की जाती है जो हाई प्रायोरिटी की होते हैं, इनकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है पब्लिक वेलफेयर के लिए। जैसे कि दिल्ली मेट्रो रेल बनी। अब दिल्ली में जो मेट्रो रेल बनाया, मेट्रो हमने बनाया, सरकार ने कल थोड़ा बना लिया, सरकार ने क्या किया, उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया। जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने मिलके मेट्रो को कंस्ट्रक्ट किया। तो ये डेफिनेटली कौन सा प्रोजेक्ट था? हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट था और पब्लिक वेलफेयर के लिए था। तो माइंड वन थिंग, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पब्लिक वेलफेयर के लिए इनको लाया जाता है। अब आता है सर इसकी मैरिट्स क्या है। सबसे पहली मैरिट, बेटर वायबिलिटी। डेफिनेटली सर देखो ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटी स्पॉन्सर्स एंड कमर्शियल लेंडर कुड एनहेंस वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। वायबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। देखो गवर्नमेंट सोचती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, जैसे मेट्रो की बात ही कर लेते हैं, या बहुत बड़ा 135 किलोमीटर का हाईवे की बात कर लेते हैं। अब सरकार का ड्रीम तो है कि हाँ मैंने ये काम करना है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? टेक्निकल नॉलेज चाहिए, मैनेजेरियल स्किल चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। वो वायबल, वायबल का मतलब क्या हुआ? पॉसिबल। तो डेफिनेटली माय डियर, बेटर वायबिलिटी हो जाती है जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब आता है फंड्स की प्रॉब्लम खत्म,
टेक्निकल नॉलेज की प्रॉब्लम खत्म और फिर आपको मैनेजरियल स्किल भी मिल जाता है। तो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के चांसेस, वायबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। देन इनोवेशन, डेफिनेटली इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग इनोवेशन, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। डेफिनेटली सर, जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, नई नई इनोवेशन होती है। देखो प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा इन्वॉल्व रहता है कि कैसे हम नई नई इन्वेंशंस करें। आप देखो ना, पहले क्या होता था, ब्रिजेस बनते थे ना तो वहीं पे पिलर बनाए जाते थे सीमेंट के। अब आप लेटेस्ट में क्या टेक्निक हो गई है, पिलर बाहर से बन के आ रहे हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, बने बनाए पिलर्स आ रहे हैं, सिर्फ उसको डैम के नीचे आपने फिट करना है। तो ये क्या है, इनोवेशन। क्योंकि वो जो बन के आ रहे हैं, मशीनों में बन के आ रहे हैं, टेक्निकली वो ज्यादा मजबूत है, ड्यूरेबल है, रिलायबल है। तो अब ये क्या हुआ, ये नई टेक्निक कब आई, नई इनोवेशन कब हुई, जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ, नई टेक्निक के साथ आपने काम किया। तो डेफिनेटली यहाँ इनोवेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेटर डिजाइन, बेटर कंस्ट्रक्शन। आप देखो ना कभी, अब कैसी नई नई रोड्स बन रही हैं, कैसी टनल्स बन रही हैं, इतनी सुंदर सुंदर चीजें बन रही हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। क्यों क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आगे आया, नई टेक्निक के साथ आया। देन इनफ्लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली सर, अब इसका एक बेनिफिट ये भी तो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई सरकार ने जब कहा प्राइवेट सेक्टर आगे आओ, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके आया। अदरवाइज हो सकता है वो पैसा आइडल पड़ा हुआ था, वो पैसा कहीं यूज नहीं हो रहा था, अब वो कहां लगा, कंट्री की डेवलपमेंट में, कंट्री के वेलफेयर प्रोजेक्ट के अंदर। तो डेफिनेटली इसमें आप जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसका भी इनफ्लो हुआ और इससे सरकार का पैसा बचा। सरकार अपने पैसे को कहीं और बेटर जगह यूज कर सकती है। सर ऐसा नहीं सरकार के पैसे नहीं है, सरकार को और बहुत सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तो बाकी जगह सरकार अपना खर्चा कर सकती है। फिर आता मेरे बच्चे, नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी। डेफिनेटली सर, जब प्राइवेट सेक्टर आएगा एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ेगी, इससे हमारी कॉस्ट भी कम होगी, टाइम भी कम लगेगा। तो देखो ना, एफिशिएंसी का मतलब होता है कितनी जल्दी आप काम कर सकते हैं, कितनी कम कॉस्ट में कर सकते हैं। इवन मैं तो दो वर्ड हमेशा यूज करता हूं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये टर्म अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, काम का टाइम पे कंप्लीट होना। एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट होना। तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर जब आएगा, अपने एक्सपर्टाइज नॉलेज के साथ आएगा, तो डेफिनेटली काम टाइम पे भी होगा और कॉस्ट भी कम होगी। शेयरिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क, डेफिनेटली सर, अब इससे एक चीज और हो गई कि दोनों के रिस्क शेयर हो गए। अब अकेला गवर्नमेंट का रिस्क नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर का रिस्क भी आ गया। और प्राइवेट सेक्टर का जब रिस्क होता है तो बड़े सोच समझ के प्राइवेट सेक्टर डिसीजन लेता है। उनको पता भी रिस्क है, तो डेफिनेटली कोई रिस्क लेना कोई तो चाहेगा, हर कोई चाहेगा मेरा लॉस ना हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रिस्क की शेयरिंग हो गई और डेफिनेटली इस वजह से काम भी और बेटर होता है। अब वीकनेस क्या है सर? सब नंबर वन वीकनेस, कंफ्लिक्ट में अराइज बिटवीन द पार्टीज ऑन इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। कई बार क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, उसको प्रॉफिट से मतलब होता है, वो इन्वायरमेंट कितनी परवाह नहीं करते। मान लीजिए कोई अपना प्रोजेक्ट लग रहा है, उस प्रोजेक्ट में से कारण जो फैक्ट्री में काम हो रहा है बहुत सारा धुआं निकल रहा है और उससे पोल्यूशन फैल रहा है। गवर्नमेंट चाहे कभी भी ना हो, गवर्नमेंट तो पोल्यूशन कंट्रोल करने पे लगी है, पर उनको क्या लग रहा है कि नहीं हमें बेनिफिट हो रहा है, चलने दो। समटाइम हो सकता है कि कुछ ऐसे पार्टिकल वो नहरों वगैरह में बहा दें, गंद कबाड़, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट कई बार इन चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि आपको ये काम नहीं करना, आप कायदे से काम करो, अगर उसमें कॉस्टिंग बढ़ भी रही है तो बढ़ने दो, क्योंकि डेफिनेटली फिल्ट्रेशन लगाएंगे कॉस्टिंग बढ़ेगी, वो जो पानी में डिस्चार्ज करने से पहले उसको साफ कराएंगे तो भी कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे कई बार इनके बीच में कंफ्लिक्ट हो जाता है कि गवर्नमेंट कहती है आप इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। सेकेंडली, इट डज नॉट अट्रैक्ट प्राइवेट फाइनेंस इजीली। एक्चुअली जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, इनका गेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और जब वो कंप्लीट हुआ और रिटर्न आना शुरू हुआ, जितने टाइम में हमें रिटर्न आती है ना, हम उसे क्या बोल देते हैं, गेस्टेशन पीरियड। तो इनमें गेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो आज की, लेकिन रिटर्न बहुत टाइम बाद आने वाली है, और इसमें ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस भी नहीं होते, क्योंकि मेन मकसद क्या है, पब्लिक वेलफेयर। तो इसीलिए कई बार प्राइवेट जो सेक्टर है इतना इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। गवर्नमेंट तो इनवाइट करती है, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस कितनी जल्दी अट्रैक्ट
नहीं होता। तो ये इसकी एक वीकनेस रहती है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बिफोर 1991। देखो 1991 का क्यों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हो, 1991 में आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था, 3 फंडामेंटल चेंजेस किए थे हमारी गवर्नमेंट ने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। LPG पॉलिसी भी कहते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था, सरकार ने बहुत सारी जो अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस थी प्राइवेट सेक्टर पे उनको हटा दिया, लाइसेंस वगैरह खत्म कर दिया। प्राइवेटाइजेशन में जो सरकार ने अपने अंडर रखे हुए थे कुछ सेक्टर्स, इनमें सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। एंड ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या किया, जो अपने डोर हमने बंद कर रखे थे फॉरेनर के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, हमने वो ओपन कर दिए, इजी कर दिया एक्सपोर्ट और ट्रेड, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी वो हटा दी। तो ये 3 मेन चीजें हुई, इसे हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कह देते हैं। तो 1991 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था बिफोर द 1991। तो मैं आपको बताता हूं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी एक आई थी 1956 में, IPR 1956। ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, इसने पब्लिक सेक्टर के रोल को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया और इन्होंने बहुत सारी चीजें जो थी पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रख दी। 1956 की जो पॉलिसी आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उस पॉलिसी में क्या किया गया कि हमने पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत सारे सेक्टर्स रिजर्व कर दिए, क्योंकि उनको ये लगता था कि पब्लिक सेक्टर के बिना हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सकती। मतलब पब्लिक सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो उस पॉलिसी के अंदर मतलब हमने पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। क्यों दी, आइए बात करते हैं। नंबर 1 रीजन, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो कहते हैं किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बेसिक इंडस्ट्रीज का डेवलप होना बहुत जरूरी होता है, और इन इंडस्ट्रीज में अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो उस समय कौन आता है आगे, ओनली पब्लिक सेक्टर कैन कम एंड इन्वेस्ट ह्यूज फंड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक और की इंडस्ट्रीज। अब बेसिक की इंडस्ट्रीज क्या होती है, लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिना इसके कोई इकोनॉमी डेवलप कर सकती है, और इन चीजों में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत फंड्स की जरूरत होती है। प्राइवेट सेक्टर के पास इतने फंड्स नहीं होते, तो यहां पे किसका जरूरत है, पब्लिक सेक्टर का। इसीलिए इस पॉलिसी में कहा गया कि पब्लिक सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक इंडस्ट्री को डेवलप किए बिना आप डेवलप नहीं कर सकते, और उनके लिए जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है वो कौन करने वाला है, पब्लिक सेक्टर। पहला रीजन। सेकेंड रीजन यहां पे दिया गया, दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बहुत सारी हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस किसको डेवलप करने में लगी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है सर, रेलवे, रोड्स, टेलीफोन, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, ये सब किसका पार्ट है, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और डेफिनेटली जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, क्या सर कोई इकोनॉमी डेवलप कर सकती है। अब देखो इन चीजों में होता क्या है, वही बात आ जाती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा है कभी भी प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर कभी रोड्स बनाएगा क्या, प्राइवेट सेक्टर कभी ब्रिजेस बनाएगा क्या, नॉट एट ऑल। तो ये ड्यूटी किसकी है, सरकार की। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जरूरी है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कौन करेगा, गवर्नमेंट। तो इसलिए कहा गया पब्लिक सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक ये डेवलप नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। भी वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जब तक ये चीजें डेवलप नहीं होगी हमारी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती। देन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अब देखो होता क्या, कई बार कंट्री के अंदर एक एरिया बहुत ज्यादा डेवलप है और एक एरिया बहुत बैकवर्ड है। हम क्या चाहते हैं, बैलेंस डेवलपमेंट हो, सारे एरियाज एक जैसे डेवलप हो। अब प्राइवेट सेक्टर से अगर आप पूछें, प्राइवेट सेक्टर कहीं बैकवर्ड एरिया में जाना चाहेगा, प्राइवेट सेक्टर हमेशा कहाँ जाना चाहेगा, जो ऑलरेडी एरिया डेवलप है, जो ऑलरेडी मार्केट है, जहां पे ऑलरेडी कस्टमर है, मैं तो वहीं जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन तो इसका मतलब बैकवर्ड एरिया तो कभी डेवलप ही नहीं होगा।
तो इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर आगे आती है। गवर्नमेंट उन एरियाज में डेवलपमेंट करती है, उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करती है जो बैकवर्ड होते हैं, जहां पे लीस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, ताकि वो एरिया भी डेवलप हो। और सरकार इसके लिए क्या करती है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज लगाती है ताकि वो एरिया भी डेवलप हो जाए। तो डेफिनेटली अगर आप बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट चाहते हैं अपनी कंट्री की, तो क्या बिना गवर्नमेंट के ये पॉसिबल है? नॉट एट ऑल। तो इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। देन आगे चलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डेफिनेटली सर, गवर्नमेंट जो है लार्ज स्केल पब्लिक एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करती है, और उससे सरकार को क्या मिलती है? एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब ये टेक्निकल टर्म है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब कोई चीज हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसकी कॉस्टिंग गिर जाती है, हमें वो सस्ती पड़ती है। क्या मतलब होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का? जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी हमारी कॉस्टिंग कम हो जाती है। अब गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है? जैसे पावर सप्लाई की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, अब ये चीजें हमें बड़े कम रेट पर क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और ये प्रोडक्शन की स्केल पे हो रही है, लार्ज स्केल पे। तो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, हम इन बड़ी बड़ी पब्लिक एंटरप्राइजेज के कारण हम लार्ज स्केल पे इन चीजों की प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, और इसलिए हमें वो कंपैरेटिवली सस्ती मिल पा रही है। देन चेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। डेफिनेटली भाई, पब्लिक एंटरप्राइजेज को इसलिए भी स्टैब्लिश किया जाता है कि ये ना हो कि इकोनॉमिक पावर सिर्फ कुछ हाथों में ही रह जाए, मोनोपोली हो जाए बड़े बड़े ट्रेडर्स की, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर आगे आता है कि ताकि जो इनकम जनरेट हो, जो आउटपुट बढ़े, जो इकोनॉमी ग्रो करे, उसका बेनिफिट सबको मिले, इनइक्वालिटी बढ़े नहीं, उल्टा कम हो। गवर्नमेंट का टारगेट होता है ना हमेशा इकोनॉमी के अंदर क्या आना चाहिए? इक्वालिटी। ठीक है ना? गवर्नमेंट हमेशा चाहती है जो इनइक्वालिटी है, जो रिच गैप है रिच और पुअर के बीच में, इट मस्ट बी डिक्रीज। तो इसीलिए भी गवर्नमेंट आगे आती है ताकि वो जो इकोनॉमिक पावर है सिर्फ कुछ हाथों में ना रहे, वो मोनोपोली क्रिएट ना हो। इसीलिए गवर्नमेंट आगे आती है ताकि वो मोनोपोली पावर को रोक सके। देन इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट। अब बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट इसलिए बनाए गए कि हम उन चीजों को प्रोड्यूस करें जो अर्लियर हम इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम द अदर कंट्री। देखो, इंपोर्ट करने से क्या होता है? हमारे देश का पैसा बाहर चला जाता है। हम बाहर से कुछ चीज मंगवाएंगे, उनको पैसे देंगे, हमारे देश का पैसा बाहर चला जाएगा। तो गवर्नमेंट चाहती है हमारे देश का पैसा बाहर ना जाए, इसलिए पब्लिक सेक्टर ने कुछ ऐसी चीजें बनानी शुरू करी, कुछ ऐसी गुड्स को प्रोड्यूस किया जिनको अर्लियर हम बाहर से क्या कर रहे थे? इंपोर्ट कर रहे, जैसे कि बेल। अब बेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एंड अदर इक्विपमेंट। अब बेल ने क्या शुरू कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, बाकी इक्विपमेंट शुरू कर दिए प्रोड्यूस करने, जो पहले हम क्या कर रहे थे? बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। तो पब्लिक सेक्टर इस तरह भी आगे आया ताकि हम उन चीजों को प्रोड्यूस करें जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे देश का पैसा बच सके, बाहर ना जाए। तो इसलिए भी रोल, पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। देन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। भाई देखो ना, गवर्नमेंट का एक रोल और क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर। और पब्लिक वेलफेयर के अंदर एक चीज और आती है, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी जनरेटेड। अगर मेरी इकोनॉमी के लोगों को काम ही नहीं मिला, दे आर अनएम्प्लॉयड, तो दैट इज वेरी बैड। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इसलिए भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर एंटर करती है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करती है, अलग अलग अपने प्रोजेक्ट शुरू करती है, ताकि बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। और लेबर हमेशा कोशिश क्या करती है गवर्नमेंट? लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करने की। कौन सी लेबर इंटेंसिव? कौन सी होती है? जहां लेबर का ज्यादा यूज होता है, मशीनों का कम। जबकि प्राइवेट सेक्टर जब आगे आएगा ना, दे ऑलवेज गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। वो ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जहां पे कैपिटल का यूज ज्यादा हो, लेबर का कम, क्योंकि वो कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है। लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट क्या होता है? गो फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ताकि मैक्सिमम लोगों को काम मिल सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो गवर्नमेंट इसलिए भी आगे आई, पब्लिक सेक्टर का रोल इसलिए भी कहा कि गवर्नमेंट आगे आएगी तो बहुत सारे लोगों को काम भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होगी। अब आता है सर डिफेंस रिक्वायरमेंट। डेफिनेटली सर, अब पब्लिक अंडरटेकिंग ने कुछ ऐसी प्रोडक्शन भी शुरू की जहां पे क्या सामान बनाया जा रहा था? डिफेंस आइटम बनाई जा रही थी। अब ये बताओ, डिफेंस आइटम क्या हम प्राइवेट सेक्टर से बना सकते हैं?
तो ये आपकी कंट्री की सेफ्टी के लिए चाहिए, तो जो वेपन्स वगैरह हैं गवर्नमेंट ने खुद प्रोड्यूस करने शुरू किए, पब्लिक सेक्टर आगे आया, क्योंकि ये चीजें हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी। तो यानी इन बातों से क्लियर हो गया कि पब्लिक सेक्टर रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चे? अब आता है आगे हमारा पॉइंट कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आफ्टर 1991। अब देखो, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, पब्लिक सेक्टर का रोल थोड़ा सा चेंज हुआ। अब जो चीजें गवर्नमेंट ने पहले अपने हाथ में रखी हुई थी, अब गवर्नमेंट ने वो थोड़ी सी प्राइवेट सेक्टर को दी। तो यहां पे क्या इनका रोल चेंज हुआ, आइए देखें। सबसे पहले डी रिजर्वेशन इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, कितनी इंडस्ट्री रिजर्व थी? 17 इंडस्ट्री रिजर्व थी फॉर द पब्लिक सेक्टर। अब सिर्फ कितनी रह गई? 8 इंडस्ट्रीज। और फिर हमने उसको और रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्युनिकेशन, डिफेंस, माइनिंग एंड रेलवे। और यानी कि अब प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उस समय 8 इंडस्ट्री में काम कर सकता था, और लेटर ऑन अब सर हमने सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को 3 एरियाज दिए हैं, नॉट ओनली 3, जिसमें हमारा प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है। एक मिनट मेरा बच्चा यहाँ पे लिखा क्यों नहीं है? हमने द रिस्ट्रिक्टेड टू एरिया ऑफ एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्युनिकेशन, डिफेंस, माइनिंग एंड रेलवे। अब पहले हमने 8 इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया और बाद में ये 5 पे आ गए, और अब सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज हैं जहां पे पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है, बाकी सब जगह प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्लियर बच्चे? अर्लियर कितनी थी? 17, देन रिड्यूस टू 8, और लेटेस्ट सिर्फ कितनी रह गई है? 3। मैं आपको 1 मार्कर क्वेश्चन में वो भी हम करेंगे। देन डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब ये भी एक चेंज आया आफ्टर 1991। हमने ये देखा कि जो कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, हमने क्या किया? उनके शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल किया। इवन एक रीजन ये भी रहा कई बार कि जब शॉर्टेज ऑफ फंड्स हुआ पब्लिक सेक्टर के पास, तो उन्होंने क्या किया? अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को सेल किए। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब पब्लिक सेक्टर अपने शेयर किसको बेचता है? प्राइवेट सेक्टर को। हम इसे क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। तो अब 1991 के बाद हमने क्या देखा? देखो, एक 2 चीजें थी। एक तो कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लॉस में चल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने कहा बेटर क्या है, इनके शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया जाए। नंबर 1 रीजन। नंबर 2, वही बात आ गई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसलिए भी शेयर सेल किए गए कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो, ताकि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी और थोड़ी बेटर हो और फाइनेंशियल डिसिप्लिन में भी ये आ सके। क्लियर? यानी ये भी चेंज आया कि सरकार ने अपने बहुत सारे शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को भी सेल किए। पॉलिसी रिगार्डिंग 6 यूनिट। अब देखो, सिंपल सी बात है, कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या थे जो लॉस में जा रहे थे। 6 यूनिट किनको कहते हैं? जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लॉस में जा रहे थे, उन्हें क्या बोलते हैं? 6 यूनिट। इनके लिए स्पेशल पॉलिसी बनी, स्पेशल यहां पे कंस्ट्रक्ट किया गया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसका मेन काम यह था कि कोई भी अगर आपका ऐसा 6 यूनिट है, तो उसको कैसे रिस्ट्रक्चर करना है या उसको क्लोज डाउन करना है, इसके ऊपर डिसाइड किया जाए। कि अगर तो कुछ उसको ठीक कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो उसको ठीक करो, और अगर लग रहा है वो नहीं ढंग से काम कर रहा है, उसको बंद कर दो। स्पेशल ये इसीलिए बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अ नेशनल रिन्यूएबल फंड वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू रिटेन और री एम्प्लॉय लेबर रिटेन फ्रॉम अ 6 यूनिट। अब एक स्पेशल नेशनल रिन्यूएबल फंड भी बनाया गया। इसका मेन मकसद था कि अगर हमने कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बंद किया, तो उसके कारण जो लोग, हमारे जो लेबर जो है बेचारे निकाले जाएंगे, उनको कैसे रिटेन करना है या कैसे उनको री एम्प्लॉय करना है। कि बेचारे वो लेबर सफर करने, तो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में लाख बंदे काम कर रहे हैं। अब इस बोर्ड ने क्या बोला? ये काम नहीं ढंग से कर रहे हैं, इसको बंद कर देना चाहिए। जब उसको बंद करेंगे, वो 1 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो उनको कौन देखेगा? नेशनल रिन्यूएबल फंड इसके लिए सेटअप किया गया कि आपने उनको रिटेन करना है, री एम्प्लॉय करना है, कि वो बेचारे सफर ना करें। गेटिंग माय पॉइंट? फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देन मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, एमओयू बोलते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट वाज ग्रांटेड greater autonomy but held accountable for specified result through signing of memorandum of understanding.
सब पब्लिक सेक्टर से एमओयू साइन कराया गया। क्या होता है मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग? इसमें लिखा जाता है कि ठीक है, हम आपको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, अपने आप डिसीजन लो, लेकिन आप अकाउंटेबल हो अपने रिजल्ट्स के लिए। यानी कि अगर अब आपने ढंग से काम नहीं किया तो पब्लिक सेक्टर को जवाब देना पड़ेगा। भैया अंडर दिस सिस्टम पब्लिक सेक्टर वर गिवन क्लियर टारगेट and operational autonomy for achieving those targets, and they will be held responsible for the specified result. कि भैया अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो, अगर तुमने ढंग से काम नहीं किया तो आपका यूनिट क्लोज भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एमओयू पहले साइन नहीं कराया गया था, पब्लिक सेक्टर की उतनी अकाउंटेबिलिटी पहले नहीं थी। पर 1991 के दौरान जब देखा कि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर लॉस में जा रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे, करप्शन बहुत ज्यादा है, रेटिबिज्म बहुत ज्यादा है, तो ये एक्शन लिया गया। यू हैव टू साइन दिस सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। क्लियर माय डियर? तो विद दिस आवर यूनिट इज फिनिश्ड।